अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4.8 को देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से देखना है और समझना है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है। तो इसको ज़रा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट आपके सामने है, अ साइन बोर्ड इज सस्पेंडेड बाय मीन्स ऑफ टू स्टील वायर्स। कि हमारे पास एक साइन बोर्ड है और हमने उसको दो स्टील की वायर्स के साथ सस्पेंड किया हुआ है। जैसे आपने नॉर्मली देखे होंगे कुछ साइन बोर्ड्स लगे हुए, ये आपके पास एक बड़ा सा साइन बोर्ड है और यहाँ पर हमने दो स्टील की वायर्स ली हैं और ऊपर किसी दीवार या छत के साथ, सीलिंग के साथ हमने उसको बांध दिया। ठीक है, तो साइन बोर्ड उसके साथ लटका हुआ है, सस्पेंडेड है। इफ़ द वेट ऑफ द बोर्ड इज 200 न्यूटन, हमें क्या दिया हुआ है, हमें उस बोर्ड का वेट दिया हुआ है। व्हाट इज द टेंशन इन द स्प्रिंग, तो हमने क्या फाइंड करना है, टेंशन फाइंड करनी है। तो हमें बहुत छोटा सा डेटा इसमें गिवन है, तो उसको लिख लेते हैं। वेट हमारे पास कितना है, 200 न्यूटन है और हमने कैलकुलेट क्या करना है, T1 यानी टेंशन इन द स्ट्रिंग 1 जो स्टील की वायर है, और इसी तरह से टेंशन इन स्टील वायर 2 जो ये वाली है, इसमें भी हमने टेंशन को फाइंड करना है। ठीक है, और अगर आप डायग्राम को देखें तो यहाँ पर हमें कुछ ये गिवन है 2 मीटर और 2 मीटर। इसको ज़रा देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। हम इसको पहले नाम रख लेते हैं। मैं इस पॉइंट को, जहाँ पे ये टेंशन क्रिएट हो रही है T1, मैं इस पॉइंट को A बोल देता हूँ, सेंट्रल पॉइंट को B 0 और इस पॉइंट को हम B नाम रख देते हैं। ठीक है, आगे कैलकुलेशन में हमारे काम आएगा, तो हमने इसको इसलिए नॉमिनेट कर दिया। अब इसको ज़रा देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं या कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखें, आपने देखा होगा, आपने जब इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पढ़ी थी, तो इक्विलिब्रियम की मेनली दो कंडीशंस थी। ठीक है, एक आपके पास ये था कि इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है, आपके जो सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। और उसमें फिर हमने देखा था सिग्मा एफ एक्स भी 0 होना चाहिए और इसी तरह से सिग्मा एफ वाई भी 0 होना चाहिए। ये थी कंडीशन नंबर 1 इक्विलिब्रियम की। दूसरी कंडीशन में ये था कि सिग्मा टॉ ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। इसको हमने बोला था इसकी कंडीशन नंबर 2 है। अब इसमें अगर हम टॉर्क्स की बात करें तो टॉर्क दो तरह के थे, एक क्लॉकवाइज टॉर्क था और एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क था। तो इसका मतलब अगर हमारे केस में भी कोई टॉर्क्स प्रोड्यूस होंगे तो हम देखेंगे कि क्या वो भी, उनका भी अगर हम सम करते हैं तो क्या आंसर 0 आता है। अब इसको करने से पहले आप थोड़ा सा डायग्राम को दोबारा देखें। इस कंडीशन में अगर देखें तो ये जो आपकी जो साइन बोर्ड है, ये बिल्कुल इस टाइम पे इक्विलिब्रियम की स्टेट में मौजूद है, क्योंकि बिल्कुल रेस्ट में है, कहीं भी किसी तरफ भी इसमें रोटेशन नहीं हो रही। तो इसका मतलब है अगर ये वाकई इक्विलिब्रियम में है तो इसके ऊपर दोनों की दोनों कंडीशंस जो है वो अप्लाई होनी चाहिए। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे और इसको देखते हैं कि क्या इसके ऊपर ये दोनों कंडीशंस अप्लाई होती हैं या नहीं होती। अगर हम पहली कंडीशन को देखें, वो क्या थी कि सिग्मा एफ मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये थी अकॉर्डिंग टू, लिख लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, सिग्मा एफ किसके इक्वल होना चाहिए जी, 0 के इक्वल। लेकिन हम देखते हैं पहले कि हमारे केस में फोर्सेस लग कौन सी रही हैं। अगर आप डायग्राम को दोबारा से देखें तो आपके पास दो फोर्सेस तो लग रही हैं ऊपर की तरफ, जिनको हमने कहा है T1 और T2। तो लिख लेते हैं, हम लिखते हैं टोटल अपवर्ड फोर्सेस कितनी है, वो है T1 प्लस T2। और अगर आप डायग्राम को देखें तो नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है, सिर्फ एक फोर्स लग रही है, वो उसके वेट की फोर्स है। तो हमारे पास टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितनी है, वो जस्ट एक है, विच इज W, और उसकी वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, सो अगर मैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को देखूं तो मेरे पास क्या होना चाहिए। अगर मैं फर्स्ट करें, मैं अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव ले रहा हूं, तो मेरे पास होगा T1 प्लस T2, और डेफिनेटली मुझे फिर डाउनवर्ड फोर्सेस को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो इसको माइनस W कर देते हैं, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। मतलब जितनी अपवर्ड फोर्सेस हैं वो डाउनवर्ड फोर्सेस, अगर मैं उनको ऐड करूं अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस को, तो उनका आंसर क्या आना चाहिए, 0। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यही कह रही है। ठीक है, इसके अगर हमने सिंपल सी एग्जांपल समझनी हो तो आप देखें, जैसे ये फर्ज करें, ये मैंने मार्क एक बॉल पेन यहाँ पे रखा हुआ है। अब अगर ये यहाँ पे स्टेबल है तो इसका मतलब है इसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सब का सम अगर किया जाए तो वो 0 आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर अभी दो फोर्सेस लग रही हैं, एक इसमें डाउनवर्ड फोर्स है,
जो इसके वेट की फोर्स होगी और एक इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रही है जो ऊपर की तरफ लग रही है। तो डेफिनेटली दोनों का जो समेशन है, जो एडिशन है, वो ज़ीरो आएगा, तभी ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट कंडीशन को यूज़ करते हुए अपने पास एक जनरल सी इक्वेशन बना ली। इसको कोई नाम दे देते हैं, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अगर आप देखें, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सिग्मा टॉर्क इसके इक्वल होना चाहिए जीरो के इक्वल। इसका मतलब इसके अंदर टॉर्क भी तो पैदा हो सकता है। ये जो हमारे वाला केस है, इसमें किसी ना किसी सूरत में टॉर्क भी तो प्रोड्यूस हो सकता है। तो चलें उसको ज़रा सपोज कर लेते हैं कि टॉर्क अगर प्रोड्यूस होगा तो कैसे प्रोड्यूस होगा और उसकी वजह से होगा क्या। सपोज करें, हम कहते हैं कि हमारा ये जो पॉइंट बी है, ये क्या है, ये हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन है कि अगर टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो ये पॉइंट बी के गिर्द होगा। ठीक है, हमारी मर्जी है, हम ए पॉइंट को भी ले सकते हैं, बी को भी ले सकते हैं। तो हम इस पॉइंट बी को कंसीडर कर लेते हैं कि अगर इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हुआ तो किसके गिर्द होगा, इस पॉइंट बी के गिर्द होगा। ठीक है, तो अगर मैं वाकई इस बी के गिर्द टॉर्क की बात कर रहा हूँ तो मुझे बताएं ज़रा देख के कि टॉर्क किस किस फोर्स की वजह से पैदा हो सकता है। डेफिनेटली T1 की वजह से पैदा हो सकता है और इसका जो वेट की फोर्स नीचे की तरफ लग रही है उसकी वजह से प्रोड्यूस हो सकता है। अब मैं अगर T1 को देखूं, जो टेंशन की फोर्स है स्ट्रिंग नंबर 1 में, जो स्टील की वायर के अंदर फोर्स प्रोड्यूस होगी T1 की, वो किस तरफ लग रही है, ऊपर की तरफ। इसका मतलब इसमें अगर टॉर्क प्रोड्यूस हुआ तो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। और ये कौन सी डायरेक्शन है, ये आपकी है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कहूँ नहीं, फोर्स अगर हम देखें वेट की, तो उसकी वजह से भी तो टॉर्क प्रोड्यूस हो सकता है। तो अगर इस फोर्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो तो किधर होगा प्रोड्यूस, डेफिनेटली इस डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ होगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो अब ज़रा एक और काम करते हैं, जो हमने ये सेम कॉन्सेप्ट को हमने न्यूमेरिकल नंबर 4.4 में भी यूज़ किया था। मैं दोबारा से आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि इसमें होता क्या है। अगर हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की बात करते हैं तो आपकी बुक के पेज नंबर 83 के ऊपर ये लिखा हुआ है कि द टॉर्क इज पॉजिटिव। टॉर्क पॉजिटिव कब होगा, इफ द फोर्स टेंड टू प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो टॉर्क हम लेंगे पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है जो सेगली लाइन में लिखा हुआ है तो टॉर्क आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को जरा देख के चलते हैं। हमने अभी देखा क्लॉकवाइज टॉर्क कौन सा होगा, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन सा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो इसको जरा देख लेते हैं, बल्कि इसको लिखते हैं 2-3 लाइंस को, ताकि हमारे लिए वो इजी हो और एग्जामिनर के लिए पेपर को चेक करना भी इजी हो। हम लिखते हैं, हमने सपोज किया ना खुद से, वैसे तो था नहीं वो, तो हमने सपोज किया, सपोज दैट पॉइंट बी इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन। कि अगर हमारा रोटेशन का पॉइंट बी है तो दो तरह के टॉर्क प्रोड्यूस हुए थे। एक टॉर्क प्रोड्यूस हुआ था इस टेंशन T1 की वजह से, और दूसरा टॉर्क प्रोड्यूस हुआ था इस वेट W की वजह से। तो हम उनको लिख लेते हैं। सो टॉर्क T1 प्रोड्यूस्ड ड्यू टू T1 यानी टेंशन 1 विल बी नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव क्यों, क्योंकि ये कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। और आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपके टॉपिक में लिखा हुआ है कि क्लॉकवाइज टॉर्क को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। इसी तरह से सिमिलरली टॉर्क T2 प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वेट W विल बी पॉजिटिव। ठीक है, और अगर ब्रैकेट में आप उसको लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज है। इसी तरह से ऊपर हमने जो नेगेटिव का लिखा है इसके साथ भी लिख लें, ये कौन सा है, ये क्लॉकवाइज है, इसलिए हम इसको नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ज़रा सोच के मुझे इसका आंसर देना है आपने, कि क्या इस पॉइंट के ऊपर भी कोई टॉर्क प्रोड्यूस होगा, या टेंशन T2 की वजह से भी कोई टॉर्क प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा। तो देखें, सोचें इसको और मुझे बताएं कि क्या इसकी वजह से कोई टॉर्क प्रोड्यूस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। डेफिनेटली इस T2 की वजह से कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। अब उसकी क्या रीज़न है, हमने टॉर्क का तो बेसिक सा सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो तो टॉर्क किसके इक्वल होता है, F मल्टीप्लाई बाय
एल के, ठीक है। सो अगर मैं इसी फॉर्मूले को देखूं, फोर्स तो मेरे पास मौजूद है विच इज T2, ठीक है। हमने देखना है क्या हमारे पास मोमेंट आर्म भी मौजूद है, तो देखते हैं क्या इस पॉइंट के ऊपर कोई मोमेंट आर्म होगा। मोमेंट आर्म की डेफिनेशन क्या थी, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये वाला है और एक्सिस ऑफ रोटेशन भी यही है। तो हमने उसी टॉपिक में पॉइंट पढ़ा था कि देयर विल बी नो टॉर्क, टॉर्क आपका जीरो होगा इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन के। अगर आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ही हैं तो फिर आपका टॉर्क वहां पे प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एल की वैल्यू जो आपका मोमेंट आर्म होता है वो जीरो होगी। तो अगर एल की वैल्यू जीरो है तो डेफिनेटली टॉर्क की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी। अच्छा, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, बल्कि इसको यहाँ पे लिख लेते हैं इस पॉइंट को भी। देयर विल बी नो टॉर्क ड्यू टू T2, टेंशन 2 की वजह से इसमें कोई टॉर्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज मोमेंट आर्म यानी L किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, ठीक है। सो हमने ये सारा कुछ यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। अब आते हैं दूसरी कंडीशन के ऊपर, जो हमने इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन पढ़ी थी, वो क्या थी, सिग्मा टॉ किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सो सिग्मा टॉ का क्या मतलब है, हमारे पास दो तरह के टॉर्क्स पैदा हो रहे थे, एक हमारे पास था टॉ 1 और दूसरा था टॉ 2। तो इसको देख लेते हैं कि क्या ये वाकई ऐड होके हमें जीरो आंसर देंगे या नहीं देंगे। तो थोड़ा सा जरा अगर गौर करें तो जो टॉ 1 हमारा प्रोड्यूस हो रहा है वो नेगेटिव है और जो टॉ 2 प्रोड्यूस हो रहा है, जो टॉ 2 प्रोड्यूस हो रहा है वो पॉजिटिव है। तो हम अगर इसी कॉन्सेप्ट को देखें तो टॉ 1 मैं लिख लूंगा नेगेटिव और टॉ 2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको अरेंज करना चाह रहे हैं तो अरेंज कर लें, इसको लिख लें टी टॉ 2 माइनस टॉ 1 इज इक्वल टू जीरो। अब आते हैं कि हमने ये जो टॉर्क्स फाइंड करने हैं, टॉर्क का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, वो होता है F मल्टीप्लाई बाय L। तो अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलूं तो मैं इसके फॉर्मूला लिख सकता हूं, यहां पर भी आएगा। यहां पे अगर देखें आप टॉ 2 में देखें ज़रा, टॉ 2 हमारा कौन सा है, ये वाला जो इस वेट की वजह से प्रोड्यूस हुआ। हमने यहाँ पर भी इसको लिखा था टॉ 2 प्रोड्यूस ड्यू टू वेट, W की वजह से जो प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे फोर्स हमारी क्या होगी, W होगी। और अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो इसका ये क्या है, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2। तो ये क्या होगा, इसका मोमेंट आर्म होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि ये मेरे पास क्या आ जाएगा, W मल्टीप्लाई बाय, ये क्या है, हमने इसको नाम रखा था O, तो O से लेकर B तक। तो मोमेंट आर्म हमारा क्या है, मोमेंट आर्म हमारा क्या है, ओ बी, ठीक है। माइनस इसी तरह से टॉ 1 पे आ जाते हैं। टॉ 1 हमारा कौन सा था, ये वाला जो किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, टेंशन T1 की वजह से। तो इसको मैं लिख लूंगा, ये क्या है, ये हमारे पास है T1 मल्टीप्लाई बाय, इसमें मोमेंट आर्म देखते हैं क्या बनता है। मोमेंट आर्म क्या था, अगेन वही चीज जितनी दफा मैंने रिपीट कर दी अब तक, आपको मोमेंट आर्म की डेफिनेशन जुबानी याद हो जानी चाहिए। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो क्या होता है, वो मोमेंट आर्म होता है। इस टाइम पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, ये है, और हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन डेफिनेटली हमने सपोज किया बी है तो यही होगा। तो इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस बनेगा 2 मीटर प्लस 2 मीटर कितना हो जाएगा, 4 मीटर। तो ये बेसिकली ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस बन रहा है। तो ये आ जाएगा, इसका मोमेंट आर्म आ जाएगा ए बी, किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें तो आप थोड़ा सा गौर से देखें, तो W हमारे पास गिवन था विच इज़ 200 न्यूटन, तो पुट कर देते हैं। W की जगह पे मैं लिख देता हूँ 200 मल्टीप्लाई बाय ओ बी, क्या है, ओ बी हमारे पास है 2 मीटर, तो लिख देते हैं 2 माइनस T1 क्या है, वो हमने फाइंड करना है, तो हमने इसको भी नहीं लिखा। तो T1 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, और ए बी से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, तो ए बी हमारे पास क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास मतलब पॉइंट ए से लेकर ओ तक का डिस्टेंस 2 मीटर है, और ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस भी 2 मीटर है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 4 इज इक्वल टू 0। 200 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 400 आ जाएगा, माइनस 4 T1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस माइनस T1 4 T1 को उधर ले जाऊं इक्वल की दूसरी साइड पे, तो इधर रह जाएगा 400 इज इक्वल टू
4t1। हमें क्या चाहिए, हमें t1 चाहिए, तो t1 को इधर रहने देते हैं, 4 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास t1 का आंसर आएगा, अगर हम 400 को 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 100 न्यूटन। न्यूटन क्यों आएगा, क्योंकि टेंशन है तो टेंशन इटसेल्फ एक फोर्स होती है, तो इसका मतलब हमने यहाँ से t1 फाइंड कर लिया। लेकिन हमें तो दोनों फाइंड करने थे। अगर हम याद करें थोड़ा सा उसको, तो हमें t1 भी फाइंड करना था और t2 भी फाइंड करना था। तो हमने अभी तक क्या किया, हमने जस्ट t1 की वैल्यू फाइंड की है। लेकिन यहीं पे अगर आप देखें तो हमने जो इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन लगाई थी सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0, उसमें हमारी इक्वेशन बनी थी जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोला था, जो थी t1 प्लस t2 माइनस w इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, हम इस वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ t1 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, मैं दोबारा से लिखने लगा हूँ, t1 प्लस t2 माइनस w इज इक्वल टू 0। अब t1 हमने भी कैलकुलेट कर दिया विच इज़ 100, t2 हमने कैलकुलेट करना है और w कितना है, वो है 200 न्यूटन। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, t2 हमारे पास आ जाएगा, ये प्लस का 100 है, प्लस माइनस माइनस, 200 में से 100 माइनस करूंगा तो आंसर आएगा 100, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास t2 की वैल्यू आ गई 100 न्यूटन। तो इसका मतलब है हमने अपनी टेंशन t1 और t2 दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है, जो हमें क्वेश्चन में डिमांड किया गया था।